बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जनाब। आज की जो वीडियो है इसमें पूरे एक वीक की जो है वो अपना मैं रूटीन शेयर करूंगी आपके साथ कि एक वीक मेरा किस तरह से गुजरा था, बिल्कुल मेरी डिलीवरी से पहले का। और अभी जो है ना मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपना बेबी बैग किस तरह से पैक किया था। तो यहाँ पर सबसे नीचे मैंने 2 इजाफी लपेटने डाले थे कि इन केस अगर खुदा न खास्ता मुझे ज़रूरत पड़ती है इजाफी लपेटनों की, तो मेरे पास कुछ लपेटने इजाफी होने चाहिए। इसके बाद जी अब मैंने 3 सूट रख दिए हैं यहाँ पर, एक ब्लू कलर का, एक लेमन येलो कलर का और एक पिंक कलर का। एक सूट और मज़ीद रख रही हूँ यहाँ पर। कोई पता नहीं होता, सम टाइम डॉक्टर्स तो नॉर्मल बताते हैं और नॉर्मल होने के 100% चांसेस होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। तो थोड़ा सा प्रेस करके कपड़ों को और साइड में बैग के जगह बनाऊँ। साइड में मैं बिल्कुल एक खड़ा करके रख रही हूँ टॉवल को, ताकि जैसे ही टॉवल की ज़रूरत पड़े फ़ौरन से बस हाथ डालूँ और टॉवल को आराम से निकाल सकूँ। एक इजाफ़ी टोपी रख दी है, कुछ नैपकिन्स वगैरह रख दिए हैं, और साथ में ही ये जनाब वेस्ट हैं बच्चे की नीचे पहनाने की, यानी कि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से मैं रख रही हूँ। साइड पॉकेट में जो अंदर जगह थी वहाँ पर मैंने रख दी है बेबी के नीचे की वेस्ट और कुछ गर्म बनियाने। और यहाँ पर जो साइड पे पॉकेट है उसमें मैं डाल रही हूँ बेबी का नैपकिन और साथ में एक इजाफ़ी टोपी। इज़ाफ़ी सामान सारा मैंने नीचे रख दिया है, और इज़ाफ़ी सामान रखने की वजह यह है कि इन केस अगर मुझे हॉस्पिटल में ज़्यादा टाइम रहना पड़ जाता है और खुदा न खास्ता नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती, तो फिर मेरे लिए आसानी हो सके, क्योंकि घर पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बाद में आकर चीज़ें वगैरह लेकर जाए, या मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं तो उनको भी अभी इतने पता नहीं है। तो ये जो मैंने ऊपर इज़ाफ़ी बंडल रखा है पूरा, इसके अंदर जो है बेसिक चीज़ें हैं, जिसमें बेबी का एक नैपकिन है, बेबी के इनर के कपड़े हैं, ऊपर के कपड़े हैं, सॉक्स हैं, बेबी का एक मिटन्स हैं, और बेबी का बिब है, बेबी की टोपी है, और तमाम चीज़ें जो है वो एक बंडल बना के उसी के अंदर मैंने पैम्पर रख के उसको मैंने अच्छी तरह से एक जगह कर दिया है। और मैंने अपने हस्बैंड को बता दिया था कि जब वो आपसे कपड़े मांगेंगे तो आपने और कुछ भी नहीं करना, जस्ट जिप खोलनी है, और ये जो वाइट कलर का पूरा ब्लैंकेट के अंदर, छोटे ब्लैंकेट के अंदर सब कुछ लिपटा हुआ है, ये आपने नर्स को दे देना है। खैर जी, थोड़े से सेफ्टी पिन रख लिए मैंने, और यहाँ पर माशाल्लाह से बेबी की बैग की कपड़ों की पैकिंग वगैरह हो गई है। अब यहाँ पर मैंने कुछ बेबी का कॉस्मेटिक और बाकी चीज़ें वगैरह पैक करनी है, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर रखे हैं 3 से 4 पैम्पर। कॉस्मेटिक में सभी चीज़ें मैं एक एक बड़ी और एक छोटी लेती हूँ, जैसे कि लोशन की छोटी बॉटल बैग में और बड़ी बॉटल बाहर है। इसी तरह से नैपी क्रीम जो है वो 2 ली हैं। अच्छा, नैपी क्रीम में नेक्स्टन की छोटी नहीं मिली थी मुझे, इसलिए मैंने बेबी प्रोटेक्ट की छोटी वाली क्रीम ले ली थी। ये नैपी क्रीम है, और इस वजह से ये मुझे 2-2 लेनी पड़ती हैं कि एक चीज़ जो है वो बैग में होती है हर वक्त, और एक चीज़ जो है वो घर में यूज़ हो रही होती है। बैग के लिए मैं छोटी बॉटल्स ले लेती हूँ, और शैम्पू की मैंने 2 नहीं ली थी, क्योंकि नहाना तो ऑब्वियसली अपने घर आकर ही होता है इंसान ने। तो मैंने शैम्पू जो है वो बड़ी बॉटल ही ली थी, छोटी बॉटल नहीं ली। इसी तरह बेबी ऑयल एक बड़ी बॉटल जो है वो घर पर रहेगी, जबकि छोटी बॉटल बैग में जाएगी। और इसी तरह से पाउडर जो है वो छोटा, अच्छा पाउडर भी मैं बच्चों को यूज़ नहीं करवाती। इसी के साथ जी मैंने ली है ये ज़ैतून के तेल। अच्छा, ज़ैतून का तेल मैंने जो रखा है, ये मैंने घर के लिए रखा है, मालिश वगैरह के लिए। मैं हॉस्पिटल नहीं लेकर जाऊंगी क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं। और इसी तरह से अर्कशीरी लेके रखा है, ये भी घर पर रहेगा, हॉस्पिटल नहीं जाएगा। अच्छा, कॉटन बड्स मैंने डाल दिए हैं। उसके साथ वैज़लीन जो है ये एक छोटी डब्बी रखी है मैंने, क्योंकि बैग में ना बहुत ज़्यादा अगर सारा ही बड़ी चीज़ें रख लेंगे तो फिर वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है बैग का कि उठाना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से तमाम चीज़ों की छोटी बॉटल्स रखती हूँ। और ये वाइप्स का एक पैकेट यहाँ पर रखा है, एक पैकेट ऑलरेडी मेरे दराज में मैंने रखा हुआ है, कुछ पैम्पर्स वगैरह सेट किए हुए हैं वहाँ पर। और साबुन भी मैं साथ रख रही हूँ, पता नहीं सोप की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में या नहीं पड़ती, लेकिन एहतियातन मैंने रख लिया है कि क्योंकि इस दफ़ा हॉस्पिटल भी मेरा चेंज है, आईडीसी में होगी मेरी डिलीवरी, तो कोई पता नहीं है कि वहाँ पर क्या चीज़ ज़रूरत पड़ जाए और क्या नहीं।
ओरामेल ड्रॉप्स हैं जी, ये जो कि बच्चे की नींद के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और पैनाडोल ड्रॉप्स हैं जो कि जिस्म में कहीं भी दर्द है, कान वगैरह में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो लाजमी 2-3 कतरे दे दें। और इसी तरह से डाइगैस ड्रॉप जो कि पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। और बच्चे जब पैदा होते हैं तो स्टार्टिंग में 3 महीने तक जो है वो बच्चे को कोलिक देना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का जो आंतें होती हैं वो छोटी होती हैं, दूध हज़म करना मुश्किल होता है, जिससे बच्चे को गैस बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा जी, यहाँ पे फीडर बॉटल हैं जो कि कांच के हैं, विद सिलिकॉन कवर हैं। इसके सिलिकॉन कवर के अलावा और बग़ैर सिलिकॉन कवर या किसी भी किस्म के कवर के भी आते हैं। मैं बच्चों को कांच का बॉटल इसलिए यूज़ करवाती हूँ, एक तो इसको स्टरलाइज़ करना आसान होता है, दूसरा दोबारा कांच के अंदर दोबारा जर्म्स जल्दी पैदा नहीं होते। और सबसे अहम बात यह कि ये बीपीए का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि अगर फीडर बीपीए फ्री नहीं है तो बच्चे के लिए बहुत सारी बीमारियों का बाइस बन जाता है। और जो कांच का बॉटल होता है इससे बच्चे के पेट में गैस नहीं बनती है, सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि ऑलरेडी जो छोटा बच्चा होता है उसके पेट में गैस का इशू चल रहा होता है, अगर ऊपर से फीडर ऐसा हो तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और एक फीडर जो है ना वो बैग में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं होता कब कुछ प्रॉब्लम हो जाए। जैसे कि मेरे बेटे की टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, लेकिन अचानक जो है डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया था और फिर 3 दिन तक उठना बैठने का बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मुझे। तो इस वजह से जो है ना वो फीडर बॉटल लाजमी बैग में होना चाहिए। फाइनली जी, अल्लाह का हुक्म हुआ, 31 तारीख को मुझे डॉक्टर ने बुलाया हुआ था, लेकिन मैं 31 को नहीं गई। और 2 फरवरी सुबह 8 बजे के करीब मुझे एकदम से तेज़ पेन स्टार्ट हुए बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। जितनी देर में मैं हॉस्पिटल पहुंची और 11 बजे अल्लाह पाक ने मुझे मेरी प्यारी सी बेटी से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मेरी अम्मी अब्बू की और आप सबकी दुआएं हैं कि बख़ैर और आफ़ियत नॉर्मल डिलीवरी से मेरी बेटी जो है वो इस दुनिया में आ गई। लेकिन इनकी पैदाइश के बाद शुरू के 2-3 दिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे मेरे लिए। बिल्कुल इनको नींद नहीं आ रही थी, सो नहीं रही थी और किसी तकलीफ़ में थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या तकलीफ़ है। फिर जो है ना मुझे एक दिन समझ में आई कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम कपड़े हटा देते थे और बिल्कुल यानी इनके ये अम्बिलिकल कॉर्ड आगे पीछे होती थी तो ये पुरसुकून हो जाती थी और किसी वक्त में बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो जाती थी। तो मैंने फिर नोट किया कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड के नीचे पेट का हिस्सा था, यहाँ पर थोड़ा सा रैश नज़र आया मुझे। मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड की जब क्लिप्स चेक किए तो उसके जो एक एज था वो बहुत शार्प बना हुआ था। फिर मसला मेरी समझ में आ गया और मैंने थोड़ी सी कॉटन लेके इस तरह से अम्बिलिकल कॉर्ड के क्लिप के नीचे रखी और फिर उसके ऊपर टिशू रख दिया, ताकि यानी ऊपर नीचे टिशू कर दिया ताकि यह जो है अपनी जगह पर रहे और बच्ची जो है वो पुरसुकून हो जाए। और वाकई में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसके बाद इन्होंने थोड़ा सा सोना शुरू किया, थोड़ा रिलैक्स हो गई। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अम्बिलिकल कॉर्ड की सफाई के लिए वैसे मैंने मंगवाई थी अल्कोहलिक स्वैब, लेकिन वो मिली नहीं। फिर ये स्पिरिट ले आए थे मेरे हस्बैंड, तो यही जो है मैं कॉटन के अंदर लेके इसके साथ अच्छी तरह से वो सब जगह की सफाई करती थी। पूरी इनकी जो ये बेली बटन वाला एरिया था इसको पूरे अच्छे तरीके से साफ़ करके, और फिर उसके बाद जो है ना पहले तो शुरू में मैं पोलीफैक्स और ये जो स्टिचेस पर लगाने वाली ट्यूब होती है वो लगा रही थी, लेकिन फिर वो नहीं खुश्क हो रहा था। तो फाइनली अपना देसी टोटका जो हर बच्चे की दफ़ा मैं यूज़ करती हूँ, और वैसे आमतौर पर मैं बच्चों की दफ़ा पहले ही बना कर रखती थी, इस दफ़ा नहीं बनाया था कि शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन वो फाइनली ज़रूरत पड़ ही गया। और फिर यहाँ पर ये देसी घी है जिसके अंदर प्याज जला हुआ है, और वो देसी घी मैं लगा रही थी इनके अम्बिलिकल कॉर्ड पर, जिससे फिर माशाल्लाह से ये 3 से 4 दिन के अंदर ड्राई होकर उतर गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फ़र्स्ट 5 डेज़ जो हैं वो मेरे अम्मी मेरे पास थीं, तो मुझे बहुत सहूलत होती थी। वो ही इसको बाहर भी ले आती थी और मालिश वग़ैरह भी कर लेती थी। लेकिन अब जो है ना ये सारे काम मुझे ख़ुद करने थे, तो मैं आज बहुत अच्छी माशाल्लाह धूप लग रही थी तो इनको भी बाहर ले आई थी। और अब यहाँ पर मैं इनकी मालिश करूँगी धूप में लिटा के। पहले मैं इनको आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो खोलूँगी, और ये कितने खुश हो रही हैं माशाल्लाह धूप में लेट के। और आहिस्ता-आहिस्ता मैं इनको खोलूँगी। पहले इनकी पूरी बॉडी, इनके पहले ऊपर से कपड़े गर्म होंगे, फिर अंदर से बॉडी गर्म होगी, और उसके बाद जो है वो इनकी ना मालिश का टाइम शुरू होगा, जब तक मेरे भी हाथ थोड़े जो है वो गर्म हो जाएंगे। और
ये जी इनकी पैदाइश का छठा या सातवां दिन था। और अब ये जो जहाँ इनकी गंज हो रही है ये इनकी पैदाइश का सातवां दिन था। और हमने नाई को घर पर ही बुलाया था। अबीर की जो गंज है पहली वो भी इन्हीं ने घर पर आकर की थी। और अबीर ने तो इतना हंगामा डाला था, बहुत रोई थी अबीर अपनी गंज के दौरान। लेकिन माशाल्लाह ये बिल्कुल खामोश और पुरसुकून है और आराम से जो है ना इन्होंने अपनी गंज करवा ली थी। जितनी देर में छोटी की गंज हो रही थी उतनी देर में मैंने समोसे फ्राई किए, कबाब वगैरह फ्राई किए, सूजी का हलवा बनाया थोड़ा सा। और अपने कपड़े वगैरह प्रेस करके रेडी करके जो है मैं आ गई किचन में। और अभी जो है ना बस ये चाय वगैरह सर्व करके फिर मैं भी जो कहते हैं छठी नहाना या सातवीं नहाना, फटाफट से नहा लूँगी और फ्रेश हो जाऊँगी। चाय वगैरह से फ़ारिग होके ख़ुद नहा धो के फिर मैं फटाफट से बैठी और अपनी बेटी को नहलाया मैंने। और इनके बाबा जो है वो मेरी हेल्प करवा रहे थे पानी डालने में। अच्छा, हमने कमरे में ही कमरा फुल गर्म करके कमरे में ही टब रखा खाली, और साथ में बाल्टी में गर्म पानी रखा। और कमरे में ही जो है वो इनको अच्छे से जो है ना वो नहला दिया फटाफट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़रवा बिल्कुल तैयार हो गई हैं और इनका नाम रखा है माशाल्लाह से ज़रवा हमाइल। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस एरिया से देख रहे हैं, और चिल्ले के दौरान आपके यहाँ ख़वातीन की क्या रूटीन होती है वो ज़रूर शेयर करें। अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।